अब एंटर टू नंबर, सपोज करो मैंने 9 एंड 11 एंटर किए, तो ग्रेटर ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 11, मतलब आपका ये फंक्शन बिल्कुल सही काम किया। अब देखते हैं कि इसमें यहां पर ये बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। लेट अस सपोज मैं इसको ब्रेसिस में ले आता हूं और यहां पर कर रहा हूं सी आउट ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। एनीवेज तो यहाँ पर क्योंकि वो इफ वाली स्टेटमेंट चली नहीं, हमें दोबारा एक बार ये वाली स्टेटमेंट चला के देखनी पड़ेगी। देन यहाँ पर देखो आप, ये क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, एड्रेस। वो एड्रेस किसको पास हो रहा है, जो यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर है उसको। क्लियर। तो बेसिकली ये क्या रिटर्न कर रहा है वहां पे, यहाँ आपने क्या रिटर्न किया, एड्रेस। यहाँ पे आप क्या रिटर्न कर रहे हो, एड्रेस। लेकिन वहां पे आपको चाहिए क्या, वैल्यू। तो जहां पे यहाँ पर उसका एड्रेस पास किया, तो पीटीआर में क्या स्टोर हुआ, यहाँ पे पीटीआर में क्या स्टोर हुआ, एड्रेस। और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वही इस पे आएगी। इसमें किसी को कोई डाउट हो, एनी डाउट, यस एनी डाउट, इसमें होना चाहिए डाउट। यहाँ पे देखो आप रिटर्न क्या कर रहे हो, यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस रिटर्न किया, तो ये रिटर्न हुआ एड्रेस की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगेन पीटीआर क्या डोनेट करता है, देखो ऊपर, एड्रेस को। ठीक है। और पीटीआर में किस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा था, उसकी अगर हमें वैल्यू लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर। व्हाट इज द यूज ऑफ गेट सी एच, यस, ये ज्यादातर हम कोनियो डॉट एच के साथ यूज करते हैं, गेट सी एच, गेट करेक्टर। ठीक है, अगर नहीं भी यूज करोगे तो कोई इशू नहीं है। ये गेट सी एच हम किस लिए यूज करते हैं, गेट करेक्टर, ये फंक्शन है कोनियो डॉट एच के लिए। लेकिन हर एक स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस कंपाइलर कोनियो डॉट एच को सपोर्ट नहीं करता, जैसे जी प्लस प्लस कंपाइलर। ठीक है। देखो अब भी कंपाइल हो गया ये। क्लियर। अब भी ये कंपाइल हो गया और ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। एनी अदर डाउट, नेक्स्ट टॉपिक करें अब। एनी अदर डाउट, नो डाउट। सो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। Yes, what do you mean by exceptions? Anybody?
एनीबडी, एनी गेसेस? एरर्स प्योरली एरर्स नहीं बोल सकते। देखो एक्सेप्शंस क्या होती है कि जो नॉर्मल बिहेवियर होगा किसी चीज का या किसी प्रोग्राम का, उससे हटके उसका बिहेवियर है, तो वो जरूरी नहीं कि एरर हो। तो एक्सेप्शंस होती हैं कि ये एक्सेप्शनल केस है, हम बोलते हैं कि ये जो नॉर्मली इसको करना चाहिए था उसके अलावा आ जाता है। लेकिन प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एरर हैंडलिंग भी बोल देते हो कई बार, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। So before moving to the theory part, let us start with a simple program जिसमें एक एक्सेप्शन होगी, जैसे डिवाइड बाय जीरो का केस है। तो मैं अभी उसको, जो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम स्टार्ट करने से पहले देखेंगे क्या इफ एल्स से वो किया जा सकता है, जो हम आगे इसके सिंटेक्स के साथ करेंगे, वो चीजें अभी हम देखेंगे। देखो लेट अस सपोज मेरे पास डिवाइड बाय जीरो का सिंपल प्रोग्राम है। एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और हमने सी इन यूजर से करवा लेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास ये काफी छोटा सा प्रोग्राम है, इसको मैं अब एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। अब एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मैंने लिखा 7 एंड 0। देखो कोई आउटपुट नहीं आई, रिटर्न वैल्यू क्या आई? 3221, मतलब जो मेन की रिटर्न वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। ना तो इसने 0 रिटर्न किया और ना ही इसने क्या किया, कुछ हमें वैल्यू दी, या ये प्रोग्राम बिल्कुल ही अब्रप्टली टर्मिनेट हुआ। तो हमें ऐसा बिहेवियर नहीं चाहिए था। अगर लिनक्स वाले कंपाइलर पे इसको G++ पे रन करते तो आपको कोर डंप की एरर आती इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्यों आई? क्योंकि डिवाइड बाय जीरो को वो हमारा प्रोग्राम हैंडल नहीं कर पाया। तो डिवाइड, अगर डिवाइजर जीरो है, मतलब अगर हमने यहाँ पे जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो जीरो नंबर के लिए क्या रेज होगी? एक्सेप्शन। अब विदाउट यूजिंग एनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्या हम इसको हैंडल कर सकते हैं? यूजिंग इफ एंड एल्स। वो देखेंगे पहले, फिर उस पे जाएंगे, उसके सिंटेक्स को देखेंगे, उसकी थोड़ी सी थ्योरी करेंगे और फिर उसके ऊपर जाएंगे। सबसे पहले नॉर्मल केस इसका इफ एल्स के साथ। तो मैंने लिखा इफ b is not equals to 0, else अब मैंने लिखा 9 0।
तो क्या आया, बी कांट बी 0, तो मैंने इफ एंड एल्स के साथ इसको, इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। और साथ में क्या लिखा, देखो यहाँ पे तो रिटर्न वैल्यू 0 है, अगर मैं इसको कमेंट भी कर देता तो भी आपकी रिटर्न वैल्यू 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट क्लोज कर दी और इसके बाद जो भी आएगा वो रिटर्न 0 है। लेकिन कई केसेस में आपको ऐसे भी एल्स स्टेटमेंट के साथ आप रिटर्न 0 कर सकते हो। ये तो वे बता दिया मैंने कि विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++, आपने इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ ऐसे किया। तो अब इफ एल्स स्टेटमेंट से अगर हमारे पास एक्सेप्शंस हैंडल हो रही थी, तो हमें पूरे नए एक सीखने की क्या जरूरत है एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोसीजर को। देखो आपके कोड के पास बहुत सारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो सकती हैं बड़े प्रोग्राम में, ठीक है। तो प्रोग्रामर को अगर ट्राई कैच थ्रो, जो उसके सिंटेक्स आएंगे हम अभी पढ़ेंगे, अगर उस फॉर्म में लिखा हो, पहली बात प्रोग्रामर के लिए उसको कोड को अंडरस्टैंड करना काफी इजी होगा कि ट्राई कैच थ्रो में आप सीधा एक्सेप्शंस को हैंडल ही कर रहे हो। सेकंड कि एक ट्राई में मल्टीपल कैच हो सकती हैं, इसके लिए उसके लिए कोड बड़ा लिखना पड़ेगा, तो उसलिए। लेकिन फिर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो काम ट्राई कैच थ्रो आगे आप जो पढ़ोगे उसके साथ किया जा सकता है, वो इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ भी जोड़ तोड़कर हर हाल में किया जा सकता है। लेकिन प्रोग्रामर को बताने के लिए कि कोड आपका काफी सिंपल होगा को प्रोग्रामर के लिए, कि उसको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर क्या हो रही है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। वरना तो इफ एल्स प्रोग्राम में भी है, इफ एल्स आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए भी कर रहे हो, तो उसको रीडेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। और ट्राई कैच में आपके पास थोड़ी सी एडिशनल फंक्शनैलिटी सीधी मिलती है, वो भी आगे देखेंगे कि उसको साथ हम बेटर एक्सेप्शन हैंडलिंग को अप्रोच कर सकते हैं। यहां तक जो अभी तक किया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली हम करेंगे क्या? जैसे यहाँ b की वैल्यू 0 क्या है, जब भी 0 होगी तो एक्सेप्शनल वैल्यू है, क्योंकि डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी को अप्रोच करता है, तो वो हमारा कंपाइलर हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए वो अब्रप्टली टर्मिनेट हो रहा था। तो यहाँ पर हमने यूजिंग इफ एल्स उसको क्या किया, उस एक्सेप्शन को हैंडल किया है। तो अब हम एक प्रॉपर वे देखेंगे यूजिंग ट्राई कैच एंड थ्रू, ठीक है। तो उसको अभी हम देखते हैं। देखो exceptions are runtime anomalies or unusual conditions that a program may encounter during execution। runtime anomalies क्या है, b की वैल्यू 0 आ गई तो रन टाइम पे उसको अनोमली होगी, या अनयूजुअल कंडीशन है। कंडीशन सच एज डिवीजन बाय 0, जो अभी हमने देखी है। एक्सेस टू एन एरे आउटसाइड ऑफ इट्स बाउंड्स, मतलब कोई भी मेमोरी रिलेटेड इशू आ जाए वो भी एक एक्सेप्शन का ही पार्ट होगा। ये स्टार्टिंग में देखो पार्ट नहीं था ओरिजिनल C++ का, लेकिन रिसेंटली इसको ऐड किया गया है। दो तरह की एक्सेप्शंस हो सकती हैं। मान लो आपका प्रोग्राम अभी चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है और आपसे Alt+F4 दबाया गया, तो उसका मतलब क्या होगा, अगर आपने Alt+F4 कर दिया मतलब आपने कीबोर्ड से इंटरप्ट जनरेट करवा कर किया। तो ऐसी जो एक्सेप्शंस होंगी, ऐसी एक्सेप्शंस का कोई सोल्यूशन नहीं है C++, क्योंकि हार्डवेयर से है ये, तो हार्डवेयर इंटरप्ट आपने जनरेट किया तो उसमें प्रोग्राम कोई भी उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो C++ में सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम रिलेटेड एरर्स, जिसको हम सिंक्रोनस एक्सेप्शन बोलते हैं, वही हैंडल की जाएंगी। तो ये स्लाइड उसी को डेमोन्स्ट्रेट करती है। एनी डाउट? देखो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये तो कैन रिजॉल्व एक्सेप्शंस हैं,
ये तो एक ही बात को बार बार कहा गया है, लेकिन एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म क्या है? फाइंड द प्रॉब्लम, मतलब हिट द एक्सेप्शन। हमने क्या किया था, इफ b इज इक्वल टू 0, क्या b 0 के इक्वल है, तो हमने एक्सेप्शन कहां पे रेज हो सकती है उसको फाइंड किया। फिर फाइंड करने के बाद हमने एक्सेप्शंस को क्या करना है, थ्रो, उसको हैंड मतलब थ्रो कर दिया कि अब यहां पर ये एक्सेप्शन है तो दिस कांट बी, b कांट बी 0, रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन और टेक करेक्टिव एक्शन। अब ये जो सारी लाइंस लिखी हुई हैं, 4 लाइन, इनको अभी तक हमने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। ये एक C++ का जो एरर हैंडलिंग या एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म है उसके ऊपर आएगा। तो वो कैसे होगा उसका सिंटेक्स, वो अभी मैं बताने वाला हूं। यहां पर देखो 3 स्टेटमेंट्स है, ट्राई, थ्रो एंड कैच। ट्राई में क्या है, जहां भी एक्सेप्शन, जिस कोड में एक्सेप्शन होगी तो वहां उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे। ट्राई क्या है, याद रखना, ब्लॉक। थ्रो क्या है, स्टेटमेंट। कैच क्या है, ब्लॉक। पहले आप ट्राई ब्लॉक में लिखोगे, जहां भी एक्सेप्शन मिली वहां से आप एक्सेप्शन को थ्रो करोगे, और कैच ब्लॉक वहीं से एक्सेप्शन को क्या करेगा, कैच करेगा। ठीक है, अभी थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, उससे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो थ्योरी पढ़ के। लेट अस सपोज, अब यही जो मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट वाला प्रोग्राम किया था, ठीक है, इसको मैंने करना है ट्राई एंड कैच के साथ। देखो अगेन इसमें आप बोलोगे कि सर इसमें भी इफ एल्स स्टेटमेंट तो यूज हो रही है, वो तो होगी, लेकिन प्रोग्रामर के लिए पता लग जाएगा कि एक सेट मैकेनिज्म होगा कि ट्राई ब्लॉक में मे बी देयर कैन बी एक्सेप्शंस। सो यहां पर मैंने ट्राई में लिखा इफ a इज इक्वल टू, सॉरी, इफ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर b में 0 है देन उसमें क्या था, ट्राई, थ्रो एंड कैच, तो यहां पर एक्सेप्शन रेज हो जाएगी, देन आई कैन थ्रो दी एक्सेप्शन। और लेट अस सपोज मैं अभी थ्रो 9 कर रहा हूं, थ्रो इंटीजर नंबर कुछ किया है मैंने, मान लो, ठीक है, थ्रो 9 किया और यहां पे उसको कर दिया। अब इसके बाद मैंने लिखा इफ b इक्वल्स टू 0 थ्रो 9, ये हो गया। उसके बाद ये सी आउट, ये ऐसी रहने दो। अब थ्रो कर चुके हो, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट ब्लॉक क्या किसका आएगा, कैच का। तो यहां पर थ्रो किस टाइप का आपने किया है, इंटीजर नंबर, तो आप यहां पे कोई भी इसको इंटीजर टाइप का दे दो। कैच, और आपने लिखा सी आउट b can't be 0 and ended। अब यहां पे आपने क्या मैसेज प्रिंट कर दिया, b can't be 0, और आपने ये कर दिया। अब मैं जानबूझकर यहां पे लिख रहा हूं सी आउट एंड ऑफ प्रोग्राम। अब ध्यान से देखना, अब मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया, 9 0, तो अब कैसे चला इसका कंट्रोल, b कांट बी 0 और एंड ऑफ प्रोग्राम। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखना, इंट a कॉमा b, सी आउट, एंटर वैल्यूज ऑफ a एंड b, यहां तक 2 वैल्यूज हमने इनपुट करवा दी। अब यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक किस लिए लिखा जाता है कि यहाँ पर एरर या एक्सेप्शन रेज हो सकती है। तो रेज कब होगी, जब इफ b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, थ्रो 9। अब जैसे ही थ्रो 9 किया
तो इसके बदले में अब इसके बाद थ्रो कर दिया तो इसके बाद वाली स्टेटमेंट्स कभी भी उस ट्राई ब्लॉक की एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ट्राई ब्लॉक की उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो उसके बाद कहां गया? कैच पे, बी कांट बी जीरो एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? सर यस। सर मैं बेसिकली यहाँ पे थ्रो 9 ही लिखना पड़ेगा हमेशा? नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, आपको उस तरह के। लेट अस सपोज आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, मैं उस पे आने वाला था। सर मुझे थ्रो का मतलब समझ नहीं आया, व्हाई आर वी राइटिंग इट? थ्रो क्यों? देखो बेटा ये सिंटेक्स है थ्रो। अब अगर थ्रो क्या है, देखो यहाँ पे लेट अस सपोज, पहले मैं थ्रो का मतलब समझा दूं, फिर जिसने डाउट पूछा था उसके पास मैं आऊंगा। थ्रो 9, अब जो जब भी आप ट्राई करोगे ना, इसका सिंटेक्स क्या है, इस स्लाइड में भी अगर देखोगे, ट्राई ब्लॉक, फिर यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में एक थ्रो की जाएगी एक्सेप्शन, फिर कैच की जाएगी। ये इसका सिंटेक्स है प्रोग्रामर को बताने के लिए कि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का है। तो अगर ट्राई में थ्रो नहीं करोगे आप, तो मतलब आप एक्सेप्शन को कभी भी रेज नहीं करेंगे। जहां पे एक्सेप्शन आ गई तो आप उसको हैंडल कहां पर करोगे? तो उसको हैंडल किया जाता है कैच ब्लॉक में। लेकिन कैच ब्लॉक में जाने के लिए उसको कैच ब्लॉक के पास लेकर कौन जाता है? थ्रो स्टेटमेंट। तो आपने अब थ्रो स्टेटमेंट के जरिए आपने ये बता दिया थ्रो 9। 9 क्या है? इंटीजर। तो यहाँ पे इंटीजर स्टेटमेंट के साथ आपका ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये कि नहीं? यस सर। ओके, सर वो कैच में जो INT है उसमें क्या पास हो रहा है? वो 9 पास हो रहा था क्या? हाँ, वो मैं शो कर देता हूँ। यहां पर मैं डी की वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। देखो 9 आ गया ना, तो यहाँ पे 9 पास हो। क्लियर? अब आपका किसी का दूसरा क्वेश्चन के यहाँ पे क्या थ्रो 9 लिखना ही जरूरी है? द आंसर इज नो। क्या आप कुछ भी लिख सकते हो? लेट अस सपोज मैंने लिखा वेट अ मिनट, अब क्या हुआ? 9 पास किया, 0 किया और इसने बी लिख दिया। तो बी लिखा है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं एक्चुअली इसको थोड़ा बाद में करवाने वाला था। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे आपने कांस्टेंट क्यों लिखा? ठीक है, ये आपने नेक्स्ट लेक्चर में फाइंड करना है कि कांस्टेंट यहाँ पे हम क्यों लिखते हैं। देखो अगर मैं कांस्टेंट नहीं लिखूंगा ना, यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग दे रहा हूं, देन इट कैन शो मी एरर। देखो क्या आया? टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हम कांस्टेंट ही क्यों लिखते हैं जब हम एक पूरा स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर की। तो ये अभी मैं थोड़ा सा बाद में लेकर जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर जो मेन अभी हमने स्टडी करना है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? थ्रो। तो लेट अस शिफ्ट टू दैट प्रोग्राम ओनली। तो यहाँ पर अभी हमने थ्रो किया, तो किस टाइप का किया? ये। ठीक है, लेट अस सपोज अब हमने ऐसा कर दिया, अब यहाँ पर क्या ट्राई और थ्रो का एक ही ब्लॉक में होना जरूरी है? एनीबडी?
यहाँ पर लेट अस सपोज मैं थ्रो नहीं करना चाहता, यहाँ पर मैंने लिखा इफ b इक्वल्स टू 0 थ्रो 9 सी आउट डिवीजन a डिवाइड बाय b। अब मैं चाहता हूं कि डिवाइड नाम का मेरा फंक्शन हो, void divide int x int y, और यहां पे मैं वही स्टेटमेंट लिख दूं। लेकिन इससे पहले मैंने लिख दिया इफ y इज इक्वल टू 0 डिवीजन वरना एक्स वाई। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मुझे कॉल कर लूंगा मैं डिवाइड, देखो ये वाला क्वेश्चन EST 2018 में आया था कि उन्होंने आपसे पूछा था क्या ट्राई और थ्रो ब्लॉक, ट्राई एंड थ्रो स्टेटमेंट्स एक ही ट्राई ब्लॉक में होना जरूरी है। द आंसर इज नो। कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट वे से है, डिवाइड को कॉल किया, लेकिन डिवाइड कहाँ पर है, ट्राई में, लेकिन थ्रो स्टेटमेंट आपकी कहाँ कौन सी लाइन में जा रही है, लाइन नंबर 8, और ट्राई आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 16 से। तो इस वजह से अब थ्रो का जो कॉलिंग है वो कहीं और है। तो अब अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे, सॉरी इसमें वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी हमें a, b, अगेन ये वैसे ही आपको देगा। क्लियर। आप इसमें कैच स्टेटमेंट में आप मल्टीपल भी लिख सकते हो। लेट अस सपोज मैंने यहां लिख दिया else if y is equal to 1 throw 7.1 डबल वैल्यू, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसका डी लिख दिया। तो देखते हैं, अब एक ट्राई स्टेटमेंट है और उसमें मल्टीपल थ्रोज हैं, तो मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स उसमें हमने मेंशन कर दी। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी वो देखते हैं। समझे, अब कौन सा चला, कैच स्टेटमेंट जिसमें डबल वैल्यू वाला आर्गुमेंट था। क्यों, हमारे पास b की वैल्यू हमने क्या दी थी, 1, तो जैसे b की वैल्यू 1 थी वो y के पास गई, y में क्या था 1, तो इसने क्या किया, थ्रो 7.1। so that means our try statement or our try block can have multiple catch statements। क्लियर है ये? सर कैच में हम टेम्पलेट डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब टेम्पलेट ही कैच में टेम्पलेट तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इसको फंक्शन की तरह वो लेगा नहीं सर, बिकॉज कैच मतलब
अगर टेम्पलेट डिफाइन कर देंगे तो हमें दो बार कैच स्टेटमेंट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं, वो तो 2 बार हमने क्यों किया है ये, आप बता सकते हो ये क्यों किया है? ताकि हम अलग अलग दिखाना चाहते हैं, वरना तो अगर दोनों का एक ही रखते तो हमें यहाँ पर ही लिख देते वो सेम। ठीक है, हमें अलग अलग मैसेज डिस्प्ले करवाना था। कई केसेस आपके ऐसे बन सकते हैं कि आप एक ट्राई में ही, अगर ये वाला केस हो गया तो आप ये करो, अगर ये वाला केस हो गया तो देन डू दिस, इफ थर्ड केस इज देयर देन डू दिस, इस तरह से। क्लियर? तो मुझे लगता नहीं कि ये कैट स्टेटमेंट को वो टेम्पलेट बनाएगा। ट्राई कर सकते हो एक बार, लेकिन मुझे लगता नहीं कि करेगा वो, मैंने कभी किया नहीं इसको। यहाँ पर एरर है, क्या एरर है? वही है, तो ये मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। अगर कोई और वे हुआ तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये कैच क्या है, इज इट अ फंक्शन कैच स्टेटमेंट? नो, ये फंक्शन नहीं है। क्या किसी फंक्शन को फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हो? द आंसर इज नो। लेकिन यहाँ पर हम कैच ब्लॉक को एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, तो दैट मींस कैच इज नॉट अ फंक्शन। तो ये टेम्पलेट्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, क्लास टेम्पलेट एंड फंक्शन टेम्पलेट। तो ये किसी भी कैटेगरी में नहीं बैठ। एनी अदर डाउट? So can we put in variables in the throw statement? से वहाँ पे instead of 7.1 we write हाँ x. हाँ हाँ, कर सकते हो। लेट अस सपोज मैंने लिखा यहाँ पे एक मिनट, पहले वो लिख लो। ठीक है, अब कर दो ये थ्रो डी डबल डी इज इक्वल टू 7.1। क्लियर? Yes sir. एनी अदर डाउट? So I just tried with string वाला using the string header library, so header file. उससे अगर मैं constant डालूं या ना डालूं उससे फर्क नहीं पड़ रहा। It is not generating any error, वो as it is print करना जो उसको print करना चाहिए। आप कह रहे हो कि यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, Yes sir. और फिर I had made a string.h आएगा I guess because string.h, yes sir. ओके। और सर फिर int main में declared a string error और उसमें error नहीं, वो फिर आपने स्ट्रिंग का किया था ना, स्ट्रिंग टाइप का हाँ बनाया है। हाँ फिर मैंने उसको थ्रो कर दिया। नहीं, मैं स्ट्रिंग टाइप की नहीं बात कर रहा, वो तो आपने स्ट्रिंग टाइप का पास कर दिया ना उसको। यस सर। तो यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट से क्या है, वो स्ट्रिंग ले रहा है। अगर मैं मैसेज दे रहा हूँ तो कंपाइलर उसको बाय डिफॉल्ट से क्या ले रहा है, कैरेक्टर ले रहा है क्या स्ट्रिंग ले रहा है? यस, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। हेलो यस, सर मैंने ना एक जैसे स्ट्रिंग एरर कुछ भी डिफाइन कर दिया उसके अंदर मैं समझ गया, आपने जो एरर किया वो स्ट्रिंग टाइप का किया ना। यस सर। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मैसेज, आप सिंपल अकेला मैसेज प्रिंट करवा के देख लेते हैं, आपकी अभी 2 मिनट की बात है। यहाँ पर थ्रो 4 की जगह
ठीक है, तो मैंने ऊपर स्ट्रिंग तो कर ही रखा है और यहाँ पे मैं लिख दूं, स्ट्रिंग डी कर दो सर यहाँ पे। नहीं यहाँ पे फिर मैं करेक्टर की बात कर रहा था। Sir, is this constant thing for dynamic memory allocation only? कौन सी? So यहाँ पे constant लगाना केवल वो dynamic memory नहीं के डायनेमिक लिए का कारण जरूरी नहीं है। है वो। डायनेमिक का तो आप बोल सकते हो कि ज्यादातर आप डायनेमिक का रखते हो क्योंकि वैल्यू चेंज ना हो जाए आपकी। आप कांस्टेंट किस लिए लगाते हो? क्योंकि वैल्यू चेंज ना हो पाए। तो लेट अस सपोज अब मैं अगर इसको करता हूं, देखो अब क्या हुआ, टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। मैं इस बात के लिए कह रहा हूं। सर तो वो आपने अगर इंटीजर के स्ट्रिंग साथ टाइप का तो नहीं लगा सकते, मतलब नहीं लगा के भी वो वर्क कर रहा है। इसमें सर इंटीजर के साथ, इंटीजर के साथ तो करेगा ही। मैं क्वेश्चन ही मेरा वो था कि लेट अस सपोज यहां पर मैं कांस्टेंट लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? अब देखो अब पूरा प्रोग्राम चला आपका, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट का यहां पे पर्पस क्या है ये मुझे बताओ। यहां पर आपने क्या किया, करैक्टर पॉइंटर का मतलब क्या है? यहां पर करैक्टर पॉइंटर का मतलब क्या है? एनीबॉडी? अगर इंट पॉइंटर डी होता तो उसका मतलब क्या होता? एक पॉइंटर है, ठीक है, एरे को कैसे पास करते हो? ऐसे ही पास कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं डी लिखता हूं तो वो स्ट्रिंग पास होती है। लेकिन लेट अस सपोज मैंने ऐसे किया, एक फंक्शन बनाया, इसी डाउट को ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लो या void ले लो, अब void display, क्या यहां पर कांस्टेंट की जरूरत पड़ी? द आंसर इज नो। लेकिन अब यहां पर ये वर्क किया, ठीक है, अब यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही वर्क की। अब जैसे आप बोल रहे थे कि ये डायनेमिक का है, इसका मतलब ये डायनेमिक का नहीं है उसका केस। तो वहां पर कांस्टेंट लगाने से क्यों प्रॉब्लम आई? सॉरी, क्यों कांस्टेंट नहीं लगाते तो क्यों प्रॉब्लम आती है उसमें? लेट अस सपोज यहां मैं कांस्टेंट का ऐसे यूज कर रहा हूं, तो यहां भी रमन गोयल आ रहा है, उसके बिना भी रमन गोयल आ रहा है, लेकिन वहां पे एरर क्यों थ्रो करता है? द क्वेश्चन वाज दिस। एक क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी पूछा था कि फंक्शन का एड्रेस वो 1 शो करता है, ऐसा क्यों? देखा उसका? चलो उसका तो मैं अभी बता रहा हूं इसको अभी। लेट अस सपोज
ये आप नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट अस सपोज मैंने लिखा सी आउट डिस्प्ले, चाहे एंड डिस्प्ले लिख लो चाहे सी आउट डिस्प्ले लिख लो, तो ये एक ही बात है। ये हमेशा देता है 1। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना कि जो सी आउट के साथ ये जो शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, मतलब इंसर्शन ऑपरेटर है, ये बेसिकली क्या कर रहे हो आप, आपके पास सी आउट के साथ फंक्शन को एड्रेस दे उसका पास करने का के लिए ये सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ ये शिफ्ट ऑपरेटर कभी ओवरलोड नहीं किया गया। ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कभी शिफ्ट ऑपरेटर के साथ ओवरलोड करने के लिए नहीं किया गया फॉर फंक्शन एड्रेसिंग, तो इसलिए वो बूलियन वैल्यू उठाकर 1 दे रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन यूज printf। अगर stdio.h के साथ आपने करना है, ठीक है, printf %p डिस्प्ले, नेक्स्ट लेक्चर में ये देखकर आना कांस्टेंट का क्या मीनिंग है उसके केस में। तो अब इसने वैल्यू दी कुछ, ठीक है, तो ये कौन सी वैल्यू है, ये इसको अगर आपने इसके साथ चेक करना है हेक्साडेसिमल के साथ, ये इसने मे बी इंटीजर वैल्यू %p पॉइंटर में दे दी उसने, या आपने हेक्साडेसिमल में चेक करना है, देन यू कैन यूज वॉइड पॉइंटर। आपको ऐसे पॉइंटर के साथ अगर आपने टाइप कास्ट किया हुआ है तो इसके लिए सी आउट ओवरलोड ऑपरेटर उसने किया हुआ है। ये देखो पहले 0x के साथ उसने वैल्यूज दी, ये क्या है 4015 तक हेक्साडेसिमल में उसका एड्रेस बताया गया है। यस, एनी डाउट इन दिस? अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, अब आपको इजीली इसका एड्रेस मिलेगा, ठीक है, ये भी एक ही बात है, और अगर आप इसके एड्रेस का एड्रेस पूछोगे तो वो भी एक ही बात होगी। एनी डाउट इन दिस के फंक्शन का एड्रेस सी आउट के साथ क्यों नहीं आता? अगर किसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो सिंपली ये बताना है कि इसको सी आउट ऑब्जेक्ट के लिए शिफ्ट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया गया फॉर फंक्शन, फॉर एड्रेस ऑफ फंक्शन। उसको या तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा या यू कैन यूज printf स्टेटमेंट। एनी डाउट इसमें? क्लियर है ये? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग का और भी पड़ा है, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस कांस्टेंट को का क्या पर्पस है। जैसे कईयों ने बोला कि डायनेमिक के केस में होगा या कहां पर होगा कांस्टेंट, कई बार आप देखते हो इवन रेफरेंस वेरिएबल के साथ यहाँ पे क्या लगाया होता है, कांस्टेंट, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सर अगर इंटीजर एरे होगा तो भी कांस्टेंट लगाना जरूरी है? अगर सर इंटीजर एरे होगा। इंटीजर एरे की बात नहीं है, वो मैं आपको कल बताऊंगा कि उसका रीजन क्या है, कि आपने जो एक स्टैटिक वैल्यूज आप पास कर रहे हो कांस्टेंट स्ट्रिंग की, वो कहीं चेंज ना हो जाए, ठीक है, वो कल देखेंगे, हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको, ठीक है। सो कल 11:20 पे मिलते हैं और फिर डिस्कस करते हैं।